जीन पियाजे एक ऐसा टॉपिक है जिससे सीटेट की परीक्षा में 4 से 5 नंबर पक्के पूछे जाएंगे। चाहे पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, पेपर 2 की, अगर आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में जीन पियाजे से पूछा जाएगा। ये जीन पियाजे की थ्योरी का वीडियो नंबर 1 रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसका पार्ट 2 लाया जाएगा, वरना फिर इसको यहीं पे रोक दिया जाएगा। पार्ट 1 का मतलब ये है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम शब्दावली को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मूल, प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, वस्तु, स्थायित्व, संक्रिया, अनुकूलन, आत्मसात्करण, समायोजन, साम्यधारण, संरक्षण क्या है, संरक्षण का अभाव क्या है, अहम केंद्रित क्या है, व्यक्तिगत वार्ता क्या है, स्कीम्स क्या है, स्कीमा क्या है, विकेंद्रीकरण क्या है, आत्मकेंद्रिता क्या है। फिर इससे संबंधित आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, लगभग 15 क्वेश्चन। एनसीईआरटी से सारी समरी को लिया गया है यहाँ पे, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। चैनल पे न्यू आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको रेगुलर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। नोट्स लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। पहला टॉपिक है जीन पियाजे से मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। सबसे पहले कॉपी पेन उठाइए, हेडिंग डालिए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के सोपान। जैसे आप कोचिंग में जाते हैं ना, टीचर कुछ समझाने के बाद आपको क्या करता है, कहता है हेडिंग डालो, लिखो। तो लिखिएगा हेडिंग डाल करके मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। लिखिएगा इसमें कि ऐसे व्यवहार जो बच्चे को जन्मजात मिलते हैं, यानी जो जन्म से ही बच्चे में व्यवहार पाए जाते हैं, वो होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। जैसे बच्चे का जन्म होता है, सबसे पहले रोता है, चीखता है, अंगूठे को चूसता है, तो ये कोई इसको सिखाता नहीं है, उसको जन्म से ही मिलते हैं कुछ ऐसे व्यवहार, वो होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। कई बार क्वेश्चन के ऑप्शन में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है और आप समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर ये है क्या। जब आप समझ ही नहीं पाएंगे कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, विकल्प कह क्या रहा है, तो आप उत्तर क्या करेंगे। दूसरा पॉइंट, वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व क्या है, प्रश्न पूछा जाता है कि जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। तो आपको पता ही नहीं है वस्तु स्थायित्व क्या है। वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है कि वस्तु के ना दिखने पर भी यह ज्ञात होना कि वस्तु है। अर्थात जैसे आप बच्चे को खिला रहे हैं, खेल खेल में खिला रहे हैं, और कोई चीज़ आप अचानक से कहते हैं कि कौवा ले गया, ऐसे कहते हैं ना कि कोई आप खिलौना खिला रहे हैं, आप उसको नहीं देना चाह रहे हैं, मोबाइल आप बच्चे को नहीं देना चाहते हैं, बच्चे मोबाइल के शौकीन हैं, आप चाहते हैं कि उनको ना देना पड़ेगा, आप कहते हैं कौवा ले गया, फिर भी कहते हैं नहीं नहीं पापा है, आपके पास है ना। तो ये होता है वस्तु स्थायित्व। वस्तु के ना दिखने पर भी ये ज्ञात होना कि वस्तु है। अगला पॉइंट है जीववाद। जीववाद क्या है, निर्जीव चीजों को भी जीवित समझना। जैसे आपने देखा होगा कोई छोटा बच्चा होता है ना, वो घोड़ा या कोई खिलौना लाता है मार्केट से या मेला वगैरह से। जैसे कि आपने देखा होगा कि वो अगर कोई कार लाया है या एरोप्लेन लाया है खिलौना वाला, तो क्या कहता है अपने मम्मी पापा से, छोटे भाई बहनों से, आओ इसमें बैठो, चलो चलते हैं, घूमने चलते हैं, है ना, चल मेरी घोड़ी टिक टिक टिक, बैठ करके उस पर उसको लगता है कि उसमें जान है, खिलौनों में भी जान है। ये होता है जीववाद, अर्थात निर्जीव चीजों को भी जीवित समझ लेना ही होता है जीववाद। आगे है संक्रिया। संक्रिया क्या है, तो किसी क्रिया को दोहराना अथवा किसी वस्तु को तोड़ कर फिर से पहले जैसे बनाने की कोशिश करना। बच्चा क्या करता है, खिलौना कोई टूट गया, वो प्रयास करता है कि उसके अस्थि पंजर जो है, पहिया है जो टूट गया, उसको जोड़ने का प्रयास करता है ना, अर्थात दोहराता है चीजों को और तोड़ करके फिर से बनाने की क्रिया ही संक्रिया कहलाती है। प्रश्न पूछ सकता है कि एक बच्चा, 3 साल का बच्चा या 2 साल का बच्चा एक खिलौनों को तोड़ता है, फिर से जोड़ने का प्रयास करता है, जीन पियाजे के अनुसार ये क्या है, तो वो संक्रिया कहलाएगी। ऑप्शन में स्कीमा दे देगा, जीववाद दे देगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपलटावी, अविलोमिता, अनुत्क्रमणशीलता, इरिवर्सिबिलिटी, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, तो यहां पे कहा जा रहा है गिनती, अक्षर, लंबाई, ऊंचाई के मूल स्वरूप पर वापस ना आ पाना। जैसे देखिए गिनती की अगर हम बात करें, जैसे यहां पे हमने क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, और इसको अगर हम 8 बना दें ऐसे, और बच्चे से कहें कि 3 बनाओ, तो वो नहीं बना पाएगा, अर्थात मूल जो शब्द था उस पर वो वापस नहीं आ पाएगा। जैसे हम अक्षर बना रहे हैं वाह, और इसको हम का कह दें, ऐसे बना दें, और फिर बच्चे से कहें कि इसको वापस में वाह बनाओ, तो वो नहीं बना पाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें अभी क्या है, अविलोमिता का गुण पाया जाता है, उसको इतनी समझ नहीं है। अनुकूलन क्या है, तो अनुकूलन के
दो भाग हैं, दो उपक्रियाएं हैं। अनुकूलन को पहले समझिए। पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ समायोजन करना ही अनुकूलन कहलाता है। किताबी भाषा में आप समझेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे, इसीलिए हमने पहले ही कहा है कि आप कॉपी पेन उठाइए, इसके नोट्स बनाइए, ये आपको आगे तक काम करेगा, सुपर टेट KVS तक। एडेप्टेशन, इंग्लिश में भी इसको ध्यान रखिएगा। कई बार यहाँ पे क्या होता है, इसके कोई पर्यायवाची शब्द ढूंढ करके ऑप्शन में लिख दिया जाता है, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ समायोजन करना ही क्या होता है, अनुकूलन कहलाता है। इसके दो पार्ट हैं, आत्मसात्करण और समायोजन। आत्मसात्करण क्या है, तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए वास्तविकता से सामंजस्य करने के लिए पूर्व सीखी गई योजना का मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। जैसे आपने कभी पहले कोई क्रिया की है और फिर आपके सामने वही कोई दोबारा समस्या रिपीट होती है, तो आप जैसे एक एग्जांपल से समझिए, जैसे आपके सामने कभी ऐसा हुआ हो कि कोई बर्तन या मोमबत्ती जल रही हो और आपने उसको छू लिया हो, है ना, तो आप जब दोबारा उसी क्रिया को दोहराएंगे तो आपको लगेगा कि अगर हम इसको छुएंगे तो जल जाएंगे। ये होता है आत्मसात्करण। दूसरे शब्दों में समझिएगा, यहां पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पैटर्न से कम पूछे जाते हैं। आत्मसात्करण क्या है, स्कीमा में नई जानकारी को जोड़ना ही आत्मसात्करण है। लिखिएगा, स्कीमा में नई जानकारी को जोड़ना ही आत्मसात्करण है। अब आप सोच रहे होंगे स्कीमा कौन सी बला आ गई बीच में, है ना, अभी आपको स्कीमा के बारे में भी हम डिटेल से बताएंगे। समायोजन क्या है, समायोजन क्या है, तो वह प्रक्रिया जिसमें बालक अपनी योजना, संप्रत्यय या व्यवहार में परिवर्तन लाता है। वहां पे क्या है, चीजों को ऐड कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। यहां पे क्या है, परिवर्तन ला रहा है ताकि वह नए वातावरण के साथ अनुकूलन या समायोजन कर सके। ये होता है समायोजन। साम्य धारण क्या है, तो आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रिया में जो एक बैलेंस करने का काम करता है। जैसे आपका टारगेट है 120 नंबर लाना और आपकी क्षमता है 100, तो इसके बीच में जो बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस संतुलन कायम रखने का जो कार्य करता है उसको हम कहते हैं साम्य धारण। इसको कहते हैं हम एसिमिलेशन, इसको कहते हैं हम एकमेंडेशन, इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा। और साम्य धारण को क्या कहते हैं, ये तीनों के बारे में आप यहाँ पे हम देख सकते हैं, लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, संरक्षण जिसको हम कहते हैं कंजर्वेशन। वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता दोनों को पहचानने और समझने की क्षमता। क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इसको पहचानने की क्षमता। वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन, मतलब बच्चा ये जान पाए कि रंग रूप में क्या परिवर्तन हो रहा है, तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता ही कंजर्वेशन कहलाती है। दूसरे शब्दों में अगर हम आपको बताएं तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक में एक तरफ वातावरण के परिवर्तन, स्थिरता में अंतर करने की क्षमता और दूसरी तरफ वस्तु के रंग रूप परिवर्तन तथा उसके तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता ही क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे एक बार प्रश्न पूछा भी गया है कि संरक्षण क्या है, तो ध्यान रखिएगा, कुछ भौतिक गुणधर्म तो वही रहते हैं लेकिन बाहरी आकृतियां बदल जाती हैं। आपने ऐसे बहुत सारी चीजें देखी होंगी, है ना, जिसमें क्या है, गुणधर्म तो वही रहते हैं लेकिन बाहरी, मार्केट में ही ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं जिसका ऊपर से, अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन कहीं से शॉपिंग करते देखते होंगे, ऊपर से देखने में कुछ और है, बहुत एट्रैक्टिव चीज लगती है, जब आप ऑर्डर करते हैं तो क्या है, कुछ और मिलता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कुछ भौतिक गुणधर्म, जो गुणधर्म वही रहे लेकिन बाहरी आकृतियों में बदलाव किया जाए, ये होता है संरक्षण। संरक्षण का अभाव क्या है, मूल आकृति में थोड़ा सा परिवर्तन कर देने पर पुरानी आकृति को भूल जाना, ये होता है संरक्षण का अभाव। संरक्षण क्या है, कुछ भौतिक गुणधर्म तो वही रहेंगे लेकिन आकृतियां बदल जाएंगी। अब बच्चे में अगर अभाव होगा और अगर आप आकृतियों को बदल देंगे तो क्या होगा, वो पुरानी आकृति को भूल जाएगा, ये होता है संरक्षण का अभाव। जब संरक्षण का अभाव होगा तो पुरानी आकृतियों को बच्चा भूल जाएगा, ये होता है संरक्षण का अभाव। यहाँ पे दो प्रश्न आपको और ध्यान रखने, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आपको ये सब उपलब्ध कराया जा रहा है। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा क्योंकि इतना अच्छा वीडियो आपको यूट्यूब पर अभी तक तो नहीं मिला होगा। आप देखिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ऐसे टॉपिक हम आपके लिए और भी लाते रहेंगे। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, खुद से बात करना। कई बार हम जब अकेले होते हैं तो हम क्या खुद से बुड़बुड़ाया करते, कुछ बात किया करते हैं, अब ये करना है, वो करना है, सीटेट का एग्जाम आ गया, अब आगे क्या करेंगे। खुद से जो बात करना है उसको जीन पियाजे कहते हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच, आत्म केंद्रित वार्ता। सेम उसी बात को वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं प्राइवेट स्पीच।
व्यक्तिगत वार्ता। ठीक है, तो ये अंतर आपको समझ में आया। खुद से बात करना, कहीं लिख लीजिएगा, खुद से बात करना पियाजे के अनुसार इगोसेंट्रिक। इंग्लिश वाला ध्यान दीजिएगा, हिंदी में कई बार यहाँ पे कुछ और ऑप्शन दे देता है। ठीक है, और वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है, यहाँ पे वाइगोत्स्की के अनुसार लिखना छूट गया, लिख लीजिएगा, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, व्यक्तिगत वार्ता। ये जो दूसरी लाइन है ये वाइगोत्स्की के अनुसार है। ये इन्होंने प्राइवेट स्पीच कहा है, इन्होंने एगोसेंट्रिक स्पीच कहा है। ठीक है, यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, वाइल पियाजे में व्यू प्राइवेट स्पीच एज इगोसेंट्रिक, है ना। पियाजे ने क्या कहा, इगोसेंट्रिक। वाइगोत्स्की ने क्या कहा, सेल्फ डायरेक्ट स्पीच या प्राइवेट स्पीच। ठीक है, प्राइवेट स्पीच इज कंसीडर्ड टू बी सेल्फ डायरेक्टेड रेगुलेशन एंड कम्युनिकेशन विद द सेल्फ। ये आप ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरी में अंतर जो है। स्कीम्स क्या है, अभी हमने आपको बताया था ना स्कीम्स। तो स्कीम्स क्या है, व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है। अब कैसे व्यवहार, जैसे आप सुबह उठते हैं तो डेली आपका क्या रूटीन है। सबसे पहले लगभग 50 से 60% लोग सबसे पहले मोबाइल चेक करते होंगे। कुछ लोग जो आगे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो करंट अफेयर्स का वीडियो देखते होंगे। कुछ लोग जो नित्य क्रिया है डेली वाली जो उनका रूटीन बना वो करते होंगे। बच्चे, अगर बच्चे के संदर्भ में बात करें, जिनको स्कूल जाना है फटाफट से वो अपना तैयार होकर के लंच वगैरह, टाई बेल्ट जो भी है, अपना डेली एक पैटर्न, यानी ऐसे पैटर्न जिसको हम रिपीट करते हो वो होते हैं स्कीम्स। स्कीमा क्या है, स्कीमा वो है आपके माइंड में जो संरचनाएं हैं उनका जो स्ट्रक्चर, मतलब आपके माइंड में तरह तरह की चीजें चलती ना कि अब इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो ये जो स्ट्रक्चर है हम ये कह सकते हैं सेट ऑफ नॉलेज, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज जो आपके माइंड में है वो स्कीमा है। किताबी भाषा में अगर आप जानना चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एक ऐसी मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। स्कीमा इस तरह से मानसिक क्रिया तथा संज्ञानात्मक संरचना से काफी संबंधित है। समझ में आया नहीं आया? आपके माइंड में जो चीजें स्टोर है, जैसे आपने कभी अगर सेलो का पेन देखा है ना, या नटराज की पेंसिल देखी है कभी, 10-5 साल बाद भी अगर आपके सामने वो पेंसिल दिखाई जाए तो आप तुरंत जान जाएंगे कि ये नटराज की पेंसिल है। नटराज या जो भी आप कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिए, तो ये कैसे आप जान गए, ये इस तरीके से आप जान गए क्योंकि आपके माइंड में उस नटराज पेंसिल का, या पिज्जा अगर आप खाते हैं, बतासा, टिक्की, समोसा जो भी आप खाते हैं, उसका स्ट्रक्चर आपके माइंड में बना हुआ है, आपकी स्कीमा में बना हुआ है। आया समझ में स्कीमा? चलिए आगे बढ़ते हैं। विकेंद्रीकरण क्या है, किसी वस्तु या चीज के बारे में, यहां पे बस अंतर इतना, इसको आप दोहरा सकते हैं, इसको स्कीम्स कहिएगा। स्कीमा क्या है, जो आपके माइंड में स्ट्रक्चर है नॉलेज का। विकेंद्रीकरण क्या है, किसी वस्तु या चीज के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता होती है, और प्रारंभ में बालक में यह क्षमता नहीं पाई जाती, बल्कि वह किसी वस्तु या चीज के बारे में आत्म केंद्रित ढंग से सोचता है। यह होता है विकेंद्रीकरण। अब आत्म केंद्रितता क्या है, तो आत्म केंद्रितता का मतलब यह है कि बच्चे को लगता है कि जो हम कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वही सही है। अर्थात इसमें बालक सिर्फ अपने ही विचार को सही मानता है। उसे यह लगता है कि दुनिया की अधिकतर चीजें उसके आसपास चक्कर लगा रही हैं। इसको हम कहते हैं आत्म केंद्रितता। समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला प्रश्न आपके सामने इसी टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे सारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत ही सीरियसली इसको पढ़िएगा। कम से कम 2 से 3 नंबर आप इस वीडियो से गेन करने वाले हैं अगर आपने अच्छे से समझ लिया। एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा देखिए वीडियो को, बट आज के बाद इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। पहला प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? 2019 में प्रश्न पूछा गया। स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन, प्रबलन। तो आप समझ गए होंगे जीन पियाजे की स्ट्रक्चर यहाँ पे कौन सा है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्कीमा। तो पहला ऑप्शन सही होगा। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो जीन तो होगा नहीं, अब आप देखते ही समझ जाएंगे। स्कीमा कब आप समझ गए? जब आपने थ्योरी पढ़ी है, वरना आप सोचेंगे 2-4 मिनट, आपको टाइम भी बचाना है पेपर में। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के लिए व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है? मानसिक उपकरण, स्कीमा, प्रतिमान, या फिर मानसिक मैप। तो इसका भी आंसर क्या जाएगा? स्कीमा। प्रतिमान की बात किसने की, ये भी बता देते हैं। ये प्रतिमान जो लिखा हुआ है मॉडल, ये अल्बर्ट बैंडूरा से संबंधित है, जिन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था।
ध्यान दीजिएगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया था। प्रश्न संख्या 4 है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करता है। हमने आपको एक एग्जांपल दिया था मोबाइल वाला, याद करिए कि मोबाइल को आप गायब कर लेते हैं फिर भी लगता है कि मोबाइल सामने है, बच्चा ढूंढ निकालता है। या बच्चा कोई खिलौना खेल रहा है बिस्तर पे और अचानक से वो खिलौना नीचे कहीं गिर जाता है, खो जाता है, तो बच्चा तुरंत उतर करके बेड से प्रयास उसको ढूंढने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि खिलौना यहीं कहीं है। और ये गुण होता है वस्तु स्थायित्व। क्या होता है? वस्तु स्थायित्व। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें पियाजे क्या कहते हैं? अहम केंद्रित, व्यक्तिगत, भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता। खुद से बात करने को जीन पियाजे ने क्या कहा है? अहम केंद्रित वार्ता कहा है। आंसर होगा पहला ऑप्शन। छठा प्रश्न देखिएगा, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? अभी अभी हमने आपको दोनों चीजें समझाई हैं। तो वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? इसी चीज को प्राइवेट स्पीच कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। और पियाजे क्या कहते हैं? इसी चीज को अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं, इगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 काफी विवादित प्रश्न है, कई सारे चैनल्स पे आपने पढ़ा होगा, कई सारी किताबों में आपने देखा होगा, आंसर आपको गलत मिलता है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती। संशोधन को हमने हाईलाइट किया है क्योंकि जब आप संज्ञानात्मक संरचना कह लें या हम स्कीमा कह लें, इसमें जब आप संशोधन करते हैं तो उसको हम समायोजन कहते हैं, ना कि स्कीमा कहते हैं, ना कि समावेशन कहते हैं। आप कुछ किताबों में इसका आंसर स्कीमा पाएंगे, कहीं पे समावेशन भी लिखा होगा, तो प्लीज इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। आंसर समायोजन ही होगा। जब भी संशोधन की बात आए, मॉडिफिकेशन की बात आए, आप कुछ बदलाव कर रहे हैं तो वहां पे समायोजन होगा। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसके लिए हमने एक और डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक हम कोशिश करेंगे ऊपर आई कार्ड में दे देंगे, ऊपर देखिएगा। हाँ, यहीं पे आप क्लिक करके उस वीडियो को बाद में देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 8 है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहां पे भी बदलाव की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे हम इसको? समायोजन कहेंगे। अगला एक और प्रश्न इसी टॉपिक से फरवरी 2015 में पूछा गया। अब सोचिए, सारे 2011 से 2019 तक सारे पेपर हमें खंगालने पड़ते हैं, ठीक है। अब सोचिए कितना टाइम लगता है। आपके लिए 30 मिनट का वीडियो है, इसके पीछे की मेहनत आप नहीं समझेंगे। आपसे कहा क्या जाता है कि सिर्फ लाइक करिए, कोई पैसा लिया जाता है वीडियो का? नहीं। सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं। लाइक करा करें ताकि हमें पता चलता है कि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही। तो अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, पूरा 2011 से 2020 तक पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही छांटे गए हैं और कुछ कॉमन क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, यहां पे हम सिर्फ नई जानकारी में जोड़ रहे हैं, कुछ बदलाव नहीं कर रहे हैं, तो उत्तर जाएगा आत्मसातकरण। जब बदलाव कहते हैं तो आंसर समायोजन जाता है, ठीक है। इसके लिए कई किताबों में इसका आंसर गलत मिलता है, कई सारे लोग उसी किताब से पढ़ा देते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इसको हम ऑफिशियली चेक कर लें। तो हमने जब चेक किया, यहाँ पे 15वां प्रश्न हमें मिला, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स इज नोन एज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 15वें प्रश्न का आंसर क्या है? एसिमिलेशन, यानी आत्मसातकरण, वही यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। अब प्रूफ हो गया। अगर आपने कुछ और पढ़ रखा अभी तक तो प्लीज इसको काट करके सही कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे इस प्रश्न का आपको आंसर मिलेगा पूर्व संक्रियात्मक चरण या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि इसका गलत उत्तर है। इसका सही उत्तर है संवेदी प्रेरक चरण। अब देखिए, इसके पीछे भी हमारी मेहनत को आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। एनसीईआरटी कक्षा 11 या 12 की किताब में आपको मिलेगा ये कि वस्तु स्थायित्व कैसे हम आपको प्रूफ करें कि जो किताबों में है, जो अलग YouTube में आपने देखा है वो गलत है, कैसे प्रूफ करें? तो बस एनसीईआरटी या ऑफिशियल 2 चीजें हैं। यहां पे आप देख सकते हैं चौथी पॉइंट में लिखा हुआ है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे में वस्तु स्थायित्व की पहचान क्रमशः विकसित होना, ये किसकी विशेषता है? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है संवेदी प्रेरक अवस्था की विशेषता है। आई बात समझ में? आगे आप पढ़ सकते हैं, और भी जानकारी है इसमें।
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के चिंतन में कुछ कमियां जैसे केंद्रीकरण, अप्रतिक्रमणशीलता, अहम केंद्रितावाद पाई जाती। तो ये किसकी विशेषता है? ये आगे की जो लाइन है ये पूर्व संक्रियात्मक की विशेषता है। हो सकता है यहां से अगली बार प्रश्न पूछ लिया जाए। आप सब लोग क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपनी कॉपी में जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं नोट करें, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि सिरा पदाभिमुख सिद्धांत क्या कहता है, तो आप देख सकते हैं सिरा पदाभिमुख, समीप दूरस्थ, ये सब लिखा हुआ है। ये सब आपकी परीक्षा के लिए बिल्कुल रामबाण है। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका उत्तर आपके लिए कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, ठीक है। और एक प्रश्न आपके लिए काफी चैलेंजिंग हम कराने वाले हैं, पहले ये करिए फिर वो क्वेश्चन कराते हैं। जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? यह नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिसमें ये जूता पूरा बन जाएगा। तो ये क्या है? इस प्रकार की वार्ता को जीन पियाजे किस तरह से संबोधित करते हैं? स्वयं से बात करती है। नजमा क्या है? स्वयं से बात करती है। किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार। जीन पियाजे खुद से बात करने को क्या कहते हैं? आत्म केंद्रित वार्ता या इगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन सर दोबारा आ गया। दोबारा नहीं आया है, पढ़िएगा। लिखा हुआ है इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस प्रकार संबोधित करते हैं? तो हमने आपको बताया स्वयं से बात करने को वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं या प्राइवेट स्पीच कहते हैं। तो इसका ए होगा आंसर। नाम बदलने से आंसर बदल गया। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता। पियाजे क्या कहते हैं? अहम केंद्रित वार्ता, ठीक है। आंसर आपको समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आ जाएगा। ये प्रश्न बहुत आप लोग परेशान हो जाते हैं। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वो दाल चावल मिला करके खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपनी स्कीमा में दाल चावल खाने को क्या कर लिया है? अंगीकार, समायोजित, अनुकूलित, समुचितता। तो अनुकूलन में हमने आपको क्या बताया था? वातावरण के साथ अगर आप सामंजस्य बैठा पा रहे हैं, खुद को समायोजित कर पा रहे हैं, तो वो प्रक्रिया अनुकूलन होगी। और अनुकूलन के ही 2 भाग आपने पढ़े थे, आत्मसात्करण और समायोजन। इसका आंसर होगा अनुकूलन, क्योंकि उस बच्ची ने क्या किया है? दाल चावल मिलाकर के खाना सीख लिया है, उसने खुद को एडजस्ट कर लिया है। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प सही होगा। एक और क्वेश्चन जो हमने स्किप किया था, अब उसका नंबर, ठीक है, ये क्वेश्चन था। इसमें काफी सारे लोग गड़बड़ कर जाते हैं, थोड़ा सा है चैलेंजिंग क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। ये प्रश्न बहुत लोगों को परेशान करता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा थ्योरी आपको समझना पड़ेगा। 2 चीजें हमने यहाँ पे हाईलाइट की हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है, दोनों में ही संशोधन लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे संशोधन में तो हमने आपको बताया है कि जब संशोधन हो, मॉडिफिकेशन हो, तो वहां पे आप समायोजन लगाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे भी समायोजन है ऑप्शन में, और किसी ऑप्शन में है समायोजन? नहीं है। आंसर इसका ये होगा। बट अब आप कहेंगे कि नवीन जानकारी में संशोधन को समावेशन क्यों है? तो वो इसलिए है क्योंकि आपने कोई नवीन जानकारी देखी है, उसमें आप संशोधन कर रहे हैं, मतलब आप चीजों को जोड़ रहे हैं, तुरंत का तुरंत आप ऐड कर रहे हैं नई जानकारी में। और यहां पे जब हम पुरानी जानकारी में बदलाव कर रहे हैं तो समायोजन है। इसके लिए हमने काफी स्टडी की और इसके लिए फिर हमने सितंबर 2016 का पेपर, उसकी ऑफिशियल आंसर की खोजी। तो ये प्रश्न हमें मिला कि जीन पियाजे के अनुसार, वही सेम क्वेश्चन है, इसको आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, स्कीमा बिल्डिंग अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडिफाइंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू फिट। आप इसको पढ़ सकते हैं पूरा। तो यहां पे भी हमें क्या मिला इसका आंसर? यहां पे हमने आपको दिखाया प्रश्न संख्या 15 का दूसरा विकल्प मिला है। और दूसरे विकल्प में क्या है? समावेशन और समायोजन। तो इसको आप एज इट इज याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पे वो विकल्प किसमें? चौथे विकल्प में। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको आंसर देखना है, विकल्प पे मत जाना। आंसर क्या है? समावेशन और समायोजन। इसमें दूसरे विकल्प में वही है, समावेशन और समायोजन, यानी एसिमिलेशन और एकमेंडेशन। तो आपको इतना ध्यान रखना है। इससे रिजल्ट क्या निकल करके आया कि जब हम नवीन जानकारी में कुछ संशोधन करेंगे तो वहां पे हम समावेशन लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सीटेट 2016 के क्वेश्चन के हिसाब से। बाकी ये प्रश्न रिपीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा ये चैलेंजिंग था क्वेश्चन, ठीक है। पुरानी जानकारी में जब हम संशोधन करेंगे तो समायोजन है। थोड़ा सा कंफ्यूजन बनी होगी, बट बाकी जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जो भी एनसीईआरटी में है हमने आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट रूप में रखा है। हम चाहते तो इस प्रश्न को हटा भी सकते थे, आपको पता भी नहीं चलता, बट हमने सोचा जो डाउट वाली चीजें हैं वो भी आपके साथ डिस्कस की जाए। सितंबर 2016 का पेपर है, उन्होंने इसका आंसर दिया है समावेशन समायोजन। इस आधार पर यह निकल कर
प्रश्न संख्या 16 आपके सामने है। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से क्या तात्पर्य? संरक्षण हमने आपको बताया था, कंजर्वेशन, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक में एक तरफ के वातावरण के परिवर्तन, स्थिरता में अंतर करने की क्षमता और दूसरी तरफ वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? संरक्षण का मतलब यह है कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं, चाहे बाहरी आकृतियां क्यों ना बदल दी जाएं, है ना। आप कपड़े चाहे जैसे पहन लें लेकिन आपके गुणधर्म वही रहेंगे। ऐसे आप संरक्षण को याद रखिएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो हमने आपके लिए दिया था होमवर्क, उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वनडे एग्जाम स्टडी यहां पे पिछली वीडियो का लिंक बन करके आ रहा है, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।